बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारी इंपॉर्टेंट वेटेज भी बताता हूँ। लेकिन आईसीआई की इस पूरी की पूरी वेटेज के अंदर आईसीआई का ये इंपॉर्टेंट नोट भी आप पढ़ लेना, जो मेंशन करता है कि 5% का डेविएशन कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि अब आपका जो एग्ज़ाम है परसों, उसकी कैसे आप रिवीजन कर सकते हो, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज़्यादा रेलिवेंट हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखो बच्चों, कुल मिलाकर जो आपके चैप्टर्स हैं उसकी वेटेज अकॉर्डिंग टू आईसीआई फाइनल दोबारा से आप देख सकते हो। जो चैप्टर नंबर आपका 1 है, 2 है और 3 है, ये प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रोसेस पर बेस्ड क्या फ्रेमवर्क होता है, प्रेजेंटेशन, इस पे आप इसको इम्पॉर्टेंट समझना सेकंड चैप्टर को। इसके अंदर क्योंकि आपसे जो प्रिपरेशन के कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें खासकर गोइंग कंसर्न अजम्पशन जब फेल हो जाती है तब कैसे पीएनएल या बैलेंस शीट बनाते हैं, वो एक क्वेश्चन आप इसका ज़रूर देख कर जाना, वो इम्पॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर के अंदर तो एप्लीकेबिलिटी है, वो एक सिंपल आप गो थ्रू कर लो। उसमें बहुत ही क्वेश्चन छोटा आता है जिसमें आपसे ये पूछ सकता है कि भाई किसके लिए कौन सा एएस एप्लीकेबल है या किस में कौन सी रिलैक्सेशन है, एक गो थ्रू आप उसको कर सकते हो। बाकी इसके अंदर देखो आप बड़े ध्यान से जो आपका एएस 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 से लेकर सारे के सारे यानी 29 तक जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि जो आप कह सकते हो चैप्टर नंबर 10 तक, कंप्लीटली चैप्टर नंबर 10 तक वो आपकी कवर कर रहा है यहाँ पर वेटेज 55 नंबर तक की या 65 नंबर तक की। उसके बाद जो आपके चैप्टर नंबर 11 यानी कि कंपनी अकाउंट्स, जिसमें आप पढ़ोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। इसके बाद बायबैक ऑफ सिक्योरिटी चैप्टर नंबर 12 और अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन यानी कि चैप्टर नंबर 13 और 14। ये लगभग रहेगा आपका 35 या 30-35% का। और लास्ट चैप्टर नंबर जो 15 आपका ब्रांचेस का है, वो 5 से 10% की वेटेज यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करता हूँ, आपके रिवीजन की स्ट्रेटेजी की बात करता हूँ, तो मेरे हिसाब से आप सबसे पहले कंपनी अकाउंट्स रिवाइज़ कर लो। कंपनी अकाउंट्स में कुछ भी ज़्यादा ट्रिकी या मुश्किल नहीं होता। नॉर्मल पीएनएल बैलेंस शीट्स बनानी है, आपको वो आती ही हैं मेजॉरिटी। बस कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं जो थोड़ा आपको परेशान करेंगी, उनको भी आप एक बार कॉन्सेप्चुअली देख सकते हो तो आपको पता लग जाएगा ही क्या है। दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट पोर्शन है इसका, वो भी आपने पहले पढ़ रखा है और काफ़ी हद तक सिमिलर है। उसमें भी आपको ज़्यादा परेशानी फॉर्मेट को लेकर नहीं होगी। कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जिनको आप गो थ्रू कर सकते हो, कंपैरेटिवली आसान है। बायबैक ऑफ सिक्योरिटी तो बहुत ही सिंपल और छोटा चैप्टर, आप सबको पता ही है। वो तो जस्ट आप उसका एक ग्लैंस ले लो कॉन्सेप्ट का, जर्नल एंट्रीज़ हैं, बहुत ही बेसिक है। अब जो रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर है ऑब्वियसली वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप उसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली बहुत आसान है, उसको तो लास्ट मोमेंट के लिए आप छोड़ सकते हो गो थ्रू करने के लिए। लेकिन फिलहाल आज या कल के लिए आप जो मेजर फोकस करो वो अमेलगमेशन पे ज़्यादा करना। तो अगर आप ये 3 चीज़ें कर लेते हो तो देखो आपकी कम से कम 30% वेटेज की कवरेज हो जाएगी। अमेलगमेशन का देखो लगभग एक क्वेश्चन 100% श्योर है किसी ना किसी फॉर्म में, बड़ा या छोटा, चांसेस बड़े के ही हैं, तो वो आप ज़रूर करना। बाकी एक ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो, 5 से 10 नंबर की इसकी वेटेज लिखी है। आप इसमें अब सारे क्वेश्चन नहीं करना, आप इसके सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो और ख़ासकर इसके अंदर आप स्टॉक एंड डेटर मेथड जो है उसको अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर जाओ और उसका सिर्फ पूरा कॉन्सेप्ट देख जाओ। मैंने भी आपको रिवाइज़ करवाया, आप उससे भी रेफ़र कर सकते हो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो का मैं यहाँ पर लिंक लगा देता हूँ, नीचे भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें पूरे 15 चैप्टर्स का कंप्लीट 1 शॉट वीडियो है 4-4.5 घंटे का। आप उसको ज़रूर एक बार रेफ़र कर सकते हो और अपने हिसाब से उसके चैप्टर जो भी आपको लगता है एक बार गो थ्रू ज़रूर कर सकते हो। और अगर आपको पूरा रिवाइज़ करना है तो उस वीडियो से भी पूरा रिवाइज़ कर सकते हो। अब आते हैं इंपॉर्टेंट एएस की लिस्ट्स पर। तो देखो बच्चों, जो एएस आपके टोटल 29 आपको पढ़ने हैं, उसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से मैं वो मार्क कर रहा हूँ। बाकी ऑब्वियसली ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जाम में चेंज भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं पहले कौन से एएस पे ज़्यादा फोकस करता, ज़्यादा रिवीजन करता, मैं वो बता देता हूँ। देखो AS 2 इन्वेंट्री, क्योंकि ये प्रैक्टिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हर सीए को पता होना, एप्लीकेबिलिटी उसकी अच्छे से
समझ पाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे ही इस पर ज़रूर आपको इवैल्यूएट करेगा। तो सबसे पहले आप AS2 को रिवाइज़ कर लो। 1 ज़्यादा टेंशन नहीं है, 3 कैश फ्लो के अंदर ऑलरेडी कवर हो जाता है, 4 भी मैं कहूँगा एक छोटा AS है, आप इसको सेकंड लिस्ट में रख सकते हो। सेकंड लिस्ट ऑफ रिवीजन को ग्रीन कलर कर देता हूँ, लेकिन 2 को पहले आप मेजरली फोकस करना। 5 आपका एक छोटा AS है जिसमें सिंपल P&L, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम, ये सब बातें हैं, कम रेलिवेंट है। लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अगेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ज़रूर अभी करो। रेवेन्यू रिकॉग्निशन छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के बारे में पता होना ज़रूरी है। बाकी AS10 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट AS, इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी कवर्ड है, इसके अंदर पूरा PP की अकाउंटिंग है, वो हमें पता होनी चाहिए, इसको अच्छे से रिवाइज करना। फॉरेन एक्सचेंज रेट के चेंजेस, अब ये आप क्योंकि ब्रांच अकाउंटिंग में जब फॉरेन ब्रांच का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, इंटीग्रल ब्रांच या नॉन इंटीग्रल ब्रांच, तो उसमें भी कवर हो जाता है। तो अगर वहाँ पढ़ लो तो यहाँ छोड़ दो, या यहाँ पढ़ लो तो वहाँ छोड़ दो, मतलब इसको कवर ज़रूर करना है किसी भी एक जगह पर। बाकी उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट्स थोड़ा सा रेलिवेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप रिवाइज़ करो, अपनी लिस्ट में रखो, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट वैसे तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इसको सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन के लिए रखो, क्योंकि इसमें छोटा क्वेश्चन अगर आएगा तो आसान होगा, लेकिन हाँ अकाउंटिंग वाला आ गया शेयर्स की या डिवेंचर की, तो फिर उसकी पूरी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन वो इजी है तो इसलिए आप इसको ज़्यादा इसकी टेंशन मत लेना। बाकी AS14 आपका अमेलगमेशन में ऑलरेडी कवर हो जाता है। थ्योरी के लिए जो इसमें 5 कंडीशंस हैं मर्जर वाली, बस वो रट के चले जाओ, हो सकता है वो आपसे पूछ ले, उसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बाकी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आप बाद के लिए, कल के लिए रिवीजन के लिए रखो, या लेट मोमेंट्स के लिए रिवाइज करने के लिए रखो, उस पर ज़्यादा फोकस मत करो, नया है, थोड़ा सा ट्रिकी है, उसका एक छोटा सा फॉर्मेट है, बस कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो पता होने चाहिए। लेकिन बोरोइंग कॉस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट AS, इसको ज़रूर आज या अच्छे से कल सुबह रिवाइज़ करना, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर फोकस करना। सेगमेंट रिपोर्टिंग कम इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर तो ईजी है, ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। 19 एंड 20 दोनों को एक लॉट में लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका एक पूछ भी लेता है, आ जाता है, इस पर ज़रूर आप इंपॉर्टेंस देना, फोकस रखना। बाकी 21 आपका कंसोलिडेशन में कवर हो जाएगा चैप्टर 10 में, तो वो मैं मान के चल रहा हूँ, डन है। 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 19 है 20 है उसी तरह 22 है, इसको भी आप ज़रूर अपनी इंपॉर्टेंस लिस्ट में रखो, इसको ज़रूर रिवाइज़ करना ही है। 23 आपका कवर हो जाएगा कंसोलिडेशन के साथ ही यूनिट 2 में। 24 छोटा है, ज़्यादा टेंशन नहीं है। 25 भी कोई खास नहीं है, आप लास्ट मोमेंट के लिए सिर्फ गो थ्रू करने के लिए देखो, वो भी कोई इतना बड़ा नहीं है। 26 इंटेंजिबल एसेट भी इजी है, लास्ट के लिए रखो, सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट गो थ्रू कर लो, कोई ज़्यादा बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात नहीं है। 27 ये आपका कंसोलिडेशन के चैप्टर के अंदर कवर हो जाएगा, उसमें आपको सिर्फ इंटरेस्ट के बारे में पूछ सकता है, तो ये भी आप लास्ट के लिए रख सकते हो। बाकी इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे कभी कभी, क्योंकि इसकी एप्लीकेबिलिटी कई बार CAs को करनी पड़ती है, तो इसीलिए हो सकता है ये आपसे इवैल्यूएट करवा ले, तो इसको भी आप रिवाइज़ कर लेना। बाकी 29 आपका छोटा AS है, वो आप लास्ट मोमेंट के लिए रख सकते हो। तो आप अपनी रिवीजन के अंदर मेरे हिसाब से इस तरह से प्लान करो कि आप अपने 30-35 नंबर की पहले ये अच्छी कवरेज कर लो, सो दैट एक सॉलिड बेस आपका तैयार हो जाए। उसके बाद जो मोर इम्पॉर्टेंट AS मैंने आपको बताए उन पे फोकस करो, सो दैट आपका उतने AS करने में ही, और चैप्टर 1 और 2 तो मैंने आपको बताया थ्योरेटिकल है, जिसमें 2 पे ज़्यादा फोकस करना, आप लगभग अपने 30-40% मार्क्स और सेव कर लोगे, तो आप टोटल लगभग 55 से 60 नंबर की थोड़ा सेफ्टी जोन में आ जाओगे। उसके बाद हरे कलर से जो मैंने मार्क करे थे, जो थोड़ा सा कम रेलिवेंट हैं या इजी हैं, उन्हें लास्ट मोमेंट पे आप रिवाइज कर लो, एक बार कॉन्सेप्ट गो थ्रू कर लो, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर भी आपको कर ही लोगे। और बाकी तो ऑब्वियसली अपने हिसाब से आप मॉड्यूलेट कर सकते हो। बाकी 2 दिन बचे हैं एग्ज़ाम में, कुछ भी नया और अतरंगी नहीं करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है, बिलीफ रखना है कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने जितना भी पढ़ा है वो बिल्कुल सॉलिड है, उसी में से पेपर आएगा और मैं कर दूंगा, सही कर दूंगा। बस एक विश्वास के साथ जाना है, वो इम्पॉर्टेंट है, और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। बाकी बहुत बहुत मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेज़ आपके एग्ज़ाम के लिए। जो भी आपने हार्डवर्क करा है डेफिनेटली वो फ्रूटफुल रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सब बच्चों को।